हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में आपने सीखे थे पोजीशन वेक्टर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। आज वहीं से आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। चलिए, आप अब ये सब जानते हैं कि वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तरफ एरो लगा देते हैं और ऐसे लिख दिया ए वेक्टर। तो इसका मतलब ये क्या है, मैंने बताया था ना, टेल हम नहीं दिखाते, सिंपली ऐसे बना देते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया आपका ए वेक्टर, और ये दूसरा क्या हो गया, आपने दूसरा वेक्टर ले लिया, ये हो गया आपका बी वेक्टर, राइट। देखो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर की, मैंने बताया था ना, ये लेंथ आपको क्या डिसाइड करती है, मैग्नीट्यूड क्या डिसाइड करती है। और क्योंकि एरो उधर को जा रहा है सामने की तरफ को, तो दोनों की सेम ही डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। तो पहले वेक्टर कौन से हुए आपके, इक्वल वेक्टर्स, राइट। तो इक्वल वेक्टर क्लियर हुए क्या होते हैं, जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, उन वेक्टर्स को बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने एक वेक्टर बनाता हूँ, ये ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर है। क्या ये वेक्टर इक्वल हैं आपस में? हरगिज़ नहीं, क्योंकि देख रहे हैं इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये वेक्टर इक्वल नहीं है। भले ही इनकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों तो ये वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। तो अगर दो वेक्टर्स आपको इक्वल लिखने हैं तो वो मैग्नीट्यूड में भी सेम होने चाहिए और डायरेक्शन में भी सेम होने चाहिए। दूसरा, और अगर ऐसा नहीं है, सिंपल सी बात है, वो कैसे वेक्टर्स हैं, अनइक्वल वेक्टर्स हैं। उसके बाद बात करते हैं जुगाड़ की। हाँ, इंडियन है तो जुगाड़ के बिना तो मान ही नहीं सकते हम। देखो इस वाले वेक्टर के अंदर क्या है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग हैं। तो ये वेक्टर आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका, इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना जरूरी है, तभी आप उनको इक्वल लिख सकते हैं। अदरवाइज तो नॉट इक्वल टू का साइन बनेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लिखना इनको इक्वल, तो कैसे लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड जुगाड़। ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, अगर इनको इक्वल लिखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो डायरेक्शन को अपोजिट दिखाने के लिए पूरी फिजिक्स में माइनस लगा देते हैं। अब आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। कुछ समझ में आया क्या बताया मैंने ये बताया कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो आप माइनस लगा करके किसी एक की तरफ लगा लो। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, माइनस ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, किसी एक के पास माइनस आ जाएगा। इस माइनस का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। वैसे तो इक्वल है, वैसे तो मतलब मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में नहीं है। तो ऐसे आप वेक्टर्स को इक्वल लिख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब आप बीच में क्वेश्चंस करेंगे ये टेक्निक्स आपके काम आएगी, ठीक है। चलिए, तो इक्वल वेक्टर समझ में आ गए आपको, अनइक्वल वेक्टर समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं तीसरे वेक्टर, यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर से तो आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं कि ये क्या है, ये ए वेक्टर है। सब मैंने कल भी लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ये ए वेक्टर है और ये क्या है। अब ये सिंपल ए नहीं है आपके लिए, ये ए स्केलर है। ये क्या है, ए वेक्टर। ये क्या है, ए वेक्टर, इसको पढ़ा जाएगा ए वेक्टर, और ये क्या पढ़ा जाएगा, ए स्केलर। आप मुझे एक बात बताओ, ये ए वेक्टर है और इसका मोड कर दूं मैं, तो बाहर क्या आएगा। देखो मोड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन तो आती नहीं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बाहर आया, ए बाहर आया ना। तो ये दोनों एक ही बात है, ये चीज़ समझ लीजिए आप, ये दोनों एक ही बात है। कारण, क्योंकि देखो ये ए वेक्टर नहीं है, सिंपल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड से हमेशा स्केलर ही बाहर आता है। तो ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ये दोनों एक ही बात है। इस बात दिमाग में आप सेट कर लीजिए। सबसे पहला तो कर लिया आपने, क्या पढ़ लिया आपने, ए पढ़ लिया, ए स्केलर, ठीक है। यानी कि ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। लेकिन अगर इसी के ऊपर वेक्टर लगाओ, अब ये स्केलर नहीं होगा, अब ये वेक्टर होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मैं बात कर रहा था यूनिट वेक्टर की, अब ये यूनिट वेक्टर क्या है भाई, ये ए बनाओ और इसके ऊपर ऐसे बना दो ये वाला सिंबल। आपने मोबाइल में भी देखा होगा सिंबल्स वाले ऑप्शन में, कैप। इसको या तो पढ़ेंगे कैप या पढ़ेंगे हैट। मैं तो इसको कैप बोलता हूँ, तो क्या बोलेंगे इसको, ए कैप। थोड़ा ज़्यादा दूर बना दिया, पास बना दे, ए कैप। इसको बी कैप, ये सी कैप और ये डी कैप। क्लियर। जिसके ऊपर कैप लग गई वो यूनिट वेक्टर है,
ये सिंपल वेक्टर, ये स्केलर। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो ना, दो ही बात नहीं आएंगे, ये पहले से ही पढ़ते आ रहे, ये आपने बहुत बार पढ़ चुका है इस वीडियो के अंदर, इससे पहले वाली के अंदर भी। और तीसरी बात यही तो है नहीं, कैप, तो इसके ऊपर कैप लगा दिया, अब ये रहेगा तो वेक्टर ही, लेकिन एक स्पेशल तरह का वेक्टर है, वो है यूनिट वेक्टर। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है वो जिक्र करते हैं। ये तो चीज़ समझ में आ गई ना, ये वेक्टर है यूनिट वेक्टर, और इसकी स्पेशलिटी भी समझते हैं क्या है। आप मुझे एक बात बताओ, ये सपोज करो कोई ए वेक्टर है, चलो ए बहुत हो गया, बी लेते हैं, ले लिया, और अब मैं नेक्स्ट लाइन में कोमा लगा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, ये अलग बात कर रहा हूँ मैं। अब इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देता हूँ, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बी, अकॉर्डिंग टू दिस नियम। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बाहर आएगा, बी बाहर आएगा ना। अब आप मुझे बताओ, इस बी की वैल्यू तो नहीं पता ना मुझे क्या है, या पता है, कुछ भी हो सकती है ना, अगर पता होगी तो मैं कर दूंगा, लेकिन फिलहाल तो इससे ज़्यादा तो नहीं मैं आपको सिंपलीफाई कर सकता, ना आप बता सकते ना मैं बता सकता। लेकिन एक चीज़ समझिए जरा यहाँ पर ध्यान से, अगर ये बी वेक्टर ना होकर के बी यूनिट वेक्टर होता, क्या होता भाई, है तो दोनों ही वेक्टर, ये साधारण वेक्टर है, सिंपल वेक्टर जिसको कहते हैं, और ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसी का स्पेशल केस है। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा तो बाहर कुछ ना कुछ तो आएगा। अब आप ये बात ध्यान रखेंगे, अब मैंने 20 इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या बाहर आएगा, लेकिन यूनिट वेक्टर की एक खास बात होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रेडिंग से लिख रहा हूँ। ये बी यूनिट वेक्टर का जब भी मैग्नीट्यूड करते हैं, ये बात फिक्स है कि आंसर हमेशा 1 आएगा। यानी कि देखो यूनिट वेक्टर नाम से पता लग रहा है, यूनिट माने एक इकाई, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर 1 नहीं होता, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली मैं आपसे कहूँ कि सी यूनिट वेक्टर है, मैं आपसे कह रहा हूँ सी यूनिट वेक्टर है, तो आपसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जब भी आप इसका मैग्नीट्यूड करोगे आप बिंदास लिख सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना। आप इसको ऐसे समझ लो, अगर मैं कोई एक नाम ले रहा राहुल, और मैं कह रहा राहुल एक यूनिट वेक्टर है, राहुल एक यूनिट वेक्टर है, तो जब भी मैं राहुल का मैग्नीट्यूड करूँगा, है ना, कर दिया, राहुल का यूनिट वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 बाहर आएगा, ये मतलब है इसका। तो यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए, तो यूनिट वेक्टर का कौन सा, यूनिट वेक्टर आप भूलना मत, सबसे ज़्यादा काम आएंगे, बहुत काम की चीज़ है यूनिट वेक्टर्स। और उसका सिंबल क्या होता है, ये सिंपल ए स्केलर, ये ए वेक्टर, और ये ए यूनिट वेक्टर, और इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे, आंसर ए बाहर आता है, जो कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, और ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका आंसर बनाता है। ये सारी बात मैंने ये इस 3 लाइन में आपको सिंपलीफाई कर दी, देख लो आप भी। चलिए अब बात करते हैं फिक्स्ड वेक्टर, इसकी फिक्स्ड वेक्टर ये क्या होते हैं, आंसर नाम में छिपा हुआ है। अगर ये कोई ग्राफ है और ये ओरिजिन है, कोई पार्टिकल है यहाँ से बना हुआ है, और एक बार वो यहाँ पे देखो फिक्स है, वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो हर बार की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन बना हुआ तो ये यहीं पे ही है। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, जो आपकी जो क्लॉक होती है ना, क्लॉक, और जो उसकी सुई घूम रही है, ये नीडल, ये कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, लेकिन वो एक पॉइंट पे फिक्स है ना, इनिशियल पॉइंट उसका फिक्स है, यहीं से तो यहाँ एक जगह फिक्स है। तो आप ये सारे अलग अलग इन सबको, अगर आप सिर्फ एक नीडल का केस लो, एक बार एक नीडल यहाँ की, फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ गई, फिर ये यहाँ पे आ गई, लेकिन बंधी हुई एक ही जगह है और तब मूव कर रही है, तो इसका एक जगह फिक्स है ये, और मूव भी कर रही है। तो ये वेक्टर जो बन रहे हैं अलग अलग, ये कैसे वेक्टर है, फिक्स वेक्टर है। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या, यानी कि फिक्स वेक्टर के अंदर वैसे तो हम ये कहा जाता है कि इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, क्लियर। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक गाय है, उसको खूंटे से बांधा हुआ है, और उसकी रस्सी इतनी लंबी है तो वो ज़्यादा उतनी ज़्यादा दूर तक मूव कर सकती है, तो वहीं पे बंधे वो उतने एरिया में सब जगह घूम जाएगी, लेकिन उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, वो उसका फिक्स है। तो ऐसे वेक्टर्स, ऐसे दो वेक्टर्स या जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 2 सुई है, यहाँ पे ये भी 12 पे थी, और एक छोटे वाली सुई है सेकंड वाली, और ये भी 12 पे थी, ये दोनों अब एक साथ तो चलना शुरू कर देंगे। अब देखो दोनों का इनिशियल, दोनों एक ही जगह से चलना स्टार्ट हुई है, तो ये दोनों सुई क्या है,
इनिशियल पॉइंट एक था, अब ये मूव कर रही है। अब मिनट वाली अलग पोजीशन पे होगी, थोड़ी देर बाद सेकंड वाली अलग पोजीशन पे होगी, आवर वाली अलग होगी, लेकिन इनिशियल पॉइंट क्या था इन सबका, सेम ही था। तो ये जो वेक्टर्स बनेंगे तीनों मिडिल के, ये क्या बनेंगे, ये फिक्स्ड वेक्टर बनेंगे। तो जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स हो, उनको क्या बोलते हैं, फिक्स वेक्टर्स। अब बात आती है फ्री वेक्टर्स। ये इसका उल्टा है, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, फ्री वेक्टर। जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि एक गाय को खुली छोड़ दो, उसका कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है, कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म करेगी। तो ऐसे वेक्टर के जो उसके जो वेक्टर वाली डायरेक्शन बनेगी वो कैसे बनेगी, फ्री वेक्टर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, फ्री वेक्टर। अब उसके बाद बारी आती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है जो बार बार काम आते हैं, हर जगह काम आते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। इसको ध्यान से देखिएगा, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। देखो पहली बात तो ये समझ लो, ये दो तरह के होते हैं, एक तो लाइक और दूसरा अनलाइक। इस पर बाद में आएंगे, पहले कोलिनियर को समझ लेते हैं ये कैसे कैसे होते हैं। दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और बी वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड मैंने अलग अलग बनाया, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ए वेक्टर है लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर कोलिनियर हो। कैसे होंगे भाई, कोलिनियर। दूसरी बात, अगर दो वेक्टर एक ही लाइन में है, छोटे बड़े हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है। देखो बिल्कुल एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं ना, एक ही लाइन के अंदर है, ये ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। छोटे बड़े हो सकते हैं, मैंने पहले बताया, मैग्नीट्यूड मायने नहीं रखता जब हम कोलिनियर की बात कर रहे हैं। ये पैरेलल है, यानी कि डायरेक्शन सेम है और पैरेलल है, तो कोलिनियर। डायरेक्शन सेम है एक ही लाइन में, तो भी कोलिनियर। ध्यान से सुनना, ये तो आपने पैरेलल पढ़े। ये क्या होते हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये है तो पैरेलल लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनको फिजिक्स में वेक्टर्स के केस में एंटी पैरेलल कहते हैं। एंटी पैरेलल वो जो है तो पैरेलल पर डायरेक्शन अलग अलग है। ये तो है तो पैरेलल लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो सिंपली पैरेलल। ये है पैरेलल बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो एंटी पैरेलल। तो बताओ, ये पैरेलल और ये एंटी पैरेलल। ठीक है, अब देखो चार केस बनते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। पहला, दूसरा, ये तीसरा और चौथा बना लेते हैं। एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है। देखो ये है तो स्ट्रेट लाइन में लेकिन फिर अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी कोलिनियर है। ये चारों एग्जांपल कोलिनियर के हैं। तो देखो शॉर्ट करते इसको भूल जाए सेकंड के लिए, ऐसे होंगे डायरेक्शन कुछ भी हो तो कोलिनियर, ऐसे होंगे डायरेक्शन कुछ भी हो तो भी कोलिनियर। सिंपल हो गया कि नहीं। देख लो ऐसे है, डायरेक्शन भूल जाओ, कोलिनियर। आमने सामने स्ट्रेट लाइन में तो भी कोलिनियर, आमने सामने है तो कोलिनियर, स्ट्रेट लाइन में है तो भी कोलिनियर। लेकिन अब इसके टाइप्स पे आ जाओ। अगर डायरेक्शन सेम है दोनों में से कोई भी केस में, तो लाइक का केस हो जाएगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो अनलाइक का केस हो जाएगा। छोटी सी तो बात है, क्या ख्याल है, समझ में आ गया ना कोलिनियर क्या होता है। मैग्नीट्यूड मतलब नहीं रखता, डायरेक्शन मतलब रखती है। तो आमने से पैरेलल हो और एक ही लाइन में हो तो कोलिनियर। अब उसमें डायरेक्शन भी अगर अपोजिट है तो वो अनलाइक का केस हो जाएंगे लेकिन रहेंगे कोलिनियर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है आपकी कोप्लेनर। किसकी बारी आती है, अब बारी आती है आपकी कोप्लेनर की। देखो को माने क्या होता है, को माने होता है सेम, तो प्लेन का मतलब होता है प्लेन, पूरी फिगर। जैसे कि आपका ये बोर्ड है, ये प्लेन है, ठीक है, जो एक ही प्लेन में लाई करते हो। तो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, या आप इसको नीचे को रख सकते हो। आप मुझे ये बताओ कि दोनों वेक्टर एक ही तो बोर्ड पे हैं। बोर्ड एक प्लेन है कि नहीं है, ये वेक्टर भी यही लाई कर रहा, ये भी इसी पर लाई कर रहा, तो ये वेक्टर कैसे हो गए, कोप्लेनर।
आप अब आप कहोगे सर नॉन जो कोप्लेनर कौन से नहीं होंगे, ए वेक्टर उधर वाली दीवार पर है, ए वेक्टर इधर वाली दीवार पर है, दोनों अलग अलग प्लेन है कि नहीं है, तो ये दोनों वेक्टर कभी भी कोप्लेनर नहीं हो सकते। तो कोप्लेनर का मतलब ये वाला वेक्टर बी सी दीवार पे, ये वाला बी सी दीवार पर। आप ये कह लो कि आप एक अपना पेपर ले लो, एक पेपर में 4 लाइन बना लो, चारों लाइन है तो उसी पेपर के ऊपर, पेपर भी तो एक प्लेन है, 2D फिगर को प्लेन बोलते हैं, है ना, जिसकी लेंथ तो ब्रेड तो उसको प्लेन बोलते हैं, राइट, जैसे कि मैं चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था। तो चारों लाइन आपने बनाई तो उसी पेपर के ऊपर है चारों वेक्टर, तो चारों वेक्टर क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। तो जाहिर सी बात है जो एक ही प्लेन को लाइन करे वो क्या कहते हैं, कोप्लेनर। नेक्स्ट आते हैं आपके को टर्मिनस। देखो को इनिशियल का मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, और टर्म माने क्या होता है, खत्म होना। भाई आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम होते हैं कि नहीं, जब आधा सिलेबस खत्म हो जाए फर्स्ट टर्म, तो पूरा दूसरा सेकंड आप खत्म हो जाए तो सेकंड टर्म माने किसी का एंड चल रहा हो। तो को टर्मिनस जहाँ पे दो वेक्टर आकर के मिलते हो, खत्म हो जाए, है ना, उनको को टर्मिनस बोल लेंगे, जिनका एंड पॉइंट से हो, ऐसे कह लो ए का भी एंड पॉइंट यहीं पे है और बी का भी एंड पॉइंट यहीं पे है, इसको क्या बोलते हैं, को टर्मिनस। तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं कि कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके काम के थे कौन कौन से थे आपके, एक तो कोलिनियर और एक यूनिट वेक्टर। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जीरो वेक्टर। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये नया कॉन्सेप्ट है, जीरो वेक्टर क्या। अब हम समझते हैं जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं, आपके पास 4 घोड़े हैं और मैंने आपको 2 घोड़े और दे दिए, तो कितने घोड़े हो गए आपके पास में, 6 घोड़े हो गए ना, क्लियर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके पास कितने घोड़े थे अभी, 6 घोड़े हो गए, चलो मेरे वाले जो मैंने आपको 2 दिए थे उनको मिला करके 6 घोड़े हो गए, और मैंने अब आपको 2 गधे और दिए। पहले कितने घोड़े हैं आपके पास, अभी 6 घोड़े हैं, मैंने अब आपको 2 गधे दिए, 2 डोंकीज, तो कितने घोड़े हैं आपके पास में, घोड़े तो अभी भी 6 रहे क्योंकि 2 तो मैंने आपको गधे दिए। आपने क्या बात नोट करी, जब आपके पास 4 घोड़े थे और मैंने आपको 2 घोड़े दिए, तो आपने घोड़े के अंदर घोड़े ऐड कर दिए, है ना। लेकिन जब मैंने आपको गधे दिए 2, तो आपने घोड़े के अंदर गधे ऐड नहीं किए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब भी ऐड करते हैं ना, एक जैसी चीज़ को ऐड करते हैं और एक ही जैसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं आपको कह रहा कि आपके पास 10 घोड़े हैं और मैंने आपको 5 गधे और दे दिए, तो घोड़े तो अभी भी आपके पास 10 ही हैं। आपने 10 घोड़े और 5 गधे मिला करके मुझे ये तो नहीं कहा ना कि 15 घोड़े हो गए, लेकिन आपके पास अगर 10 घोड़े हैं, मैंने आपको 5 घोड़े और दिए, तो आप मुझे क्या कह दोगे कि 15 घोड़े हो गए, क्योंकि आपने घोड़े में घोड़े ऐड कर दिए। क्लियर है बात नहीं। अब इधर देखो, अगर मैंने 4 में से 3 को माइनस किया, आंसर क्या आया, 1 आया ना। 4 क्या है, स्केलर, 3 क्या है, स्केलर, आंसर क्या आया, स्केलर, राइट। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ए वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस करूँगा, आपके हिसाब से तो 0 आ जाना चाहिए ना, आपके क्या सबके हिसाब से 0 आएगा। भाई आप सब जानते हैं अगर सेम में से सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 0 आता है, लेकिन एक गड़बड़ नहीं है यहाँ पे। जब स्केलर में से स्केलर को माइनस किया, आंसर स्केलर आया, तो वेक्टर में से वेक्टर को माइनस करके आंसर वेक्टर नहीं आना चाहिए था, 0 तो स्केलर है। तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्केलर में से स्केलर माइनस करे, आंसर स्केलर आता है ना। वेक्टर में से वेक्टर माइनस करे तो आंसर भी तो वेक्टर आना चाहिए था, आंसर क्यों स्केलर आया, तो यही से कॉन्सेप्ट निकल करके आया जीरो वेक्टर का। तो अब ऐसा कहना गलत है, अगर हम कहते हैं ए वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस किया, ए वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस किया, तो आंसर जो बचेगा ना वो जीरो वेक्टर होता है, और जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, नल वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी, कोई भी हो सकती है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा, सॉरी 0 रहेगा, लेकिन डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। यानी कि डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट 0 के साथ में हम लेकर के आए, तो यहाँ से आया आपका 0। तो आज के बाद अगर वेक्टर में से वेक्टर जाएगा तो अब स्केलर नहीं बचा करेगा, अब एक वेक्टर ही बचा करेगा जिसको जीरो वेक्टर बोलते हैं या फिर नल वेक्टर बोलते हैं। क्लियर। तो आज हम इतना ही सीखते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर।